नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से, जिसमें हमने पिछली कक्षा में हिंदी के नामकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको पूरा पढ़ लिया है। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ और बाकी सारी चीज़ों को पिछली कक्षा में हमने देख लिया था। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी के क्षेत्र, हिंदी का महत्व, हिंदी की विशेषताएँ, इन सभी विषय वस्तुओं पर जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं और जो कि परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, उन सभी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी का क्षेत्र। देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की भाषा है। तो जो राजभाषा के रूप में हिंदी क्या है, आज सारे देश की भाषा, यानी कि हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में माना जाता है। अभी तक यह क्या है, हमारे देश की राजभाषा है। सिद्धांत की दृष्टि से हिंदी का जो रूप राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है। यानी कि जिस आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया, उसके भौगोलिक क्षेत्र की जब हम चर्चा करते हैं, यानी उसके पूरे क्षेत्र की कि किस आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण किया गया और संघ की राजभाषा माना गया, तो इसके सीमांकन यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के सीमांकन की बात करें तो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा की तलहटी तक और पूर्व में भागलपुर से पश्चिम में अमृतसर तक हिंदी खड़ी बोली के रूप में फैली है। तो इस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक समूचे भाग पर ज़्यादातर हिंदी की क्या है, पैठ है और हिंदी या खड़ी बोली के रूप में यह विद्यमान है। और बात करें तो केवल ये सीमांकन ही नहीं, साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल कॉलेज, प्रशासन, विधानसभा और विधान परिषदों में हर दिन व्यवहार में हमारी हिंदी क्या है, आ रही है। वही ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया है। यानी कि ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रख करके हिंदी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है पश्चिमी हिंदी और दूसरा है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इनको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। बात करें तो इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित हैं। आप सभी जानते हैं कि एक भाषा की बहुत सारी बोलियां होती है, तो उसी प्रकार इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित है, जो अब प्राय घरों में ही व्यवहृत होती है, यानी कि घरों में ही बोली जाती है। हिंदी क्षेत्र को खंड खंड कर देखने का अब समय नहीं रहा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भले ही ऐसा करना कदाचित ठीक हो, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक ऐसा करते हैं, सारी चीज़ों को, सारे पक्षों को देखते हैं, तो उनके हिसाब से या उनके जो उनकी दृष्टि है उसके आधार पर तो भले हो सकता है कि ठीक हो, पर हिंदी की समृद्ध परंपरा और उसकी प्रवाहमान सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित न होगा। सच तो यह है कि हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह गतिमान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कि आज जो हमारी हिंदी है वो विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो देश की केंद्र जो शक्ति है जो मजबूत होती जाएगी, हिंदी और भी समृद्ध होगी। राजनीतिज्ञों से अधिक इसे जनता का बल प्राप्त है, अतः इसके नष्ट होने का कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हिंदी का क्षेत्र है वो किस प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम तक है। एक विस्तृत जो क्षेत्र है हिंदी का, वो हमारे सामने इस प्रकार से सीमांकन हम देख सकते हैं, जिसके आधार पर हिंदी को हमारे देश की, भारत देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली और राष्ट्रभाषा के सारे जैसे जो गुण है वो सभी हमारे हिंदी में विद्यमान है, जिसके कारण हिंदी को हम बिल्कुल किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंक सकते। अब अगर हम बात करें कि हिंदी का महत्व क्यों इतना ज़्यादा है, तो हम इसके महत्व को जब देखते हैं तो पाते हैं कि संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं। पूरे संसार में लगभग की हम बात कर रहे हैं, लगभग 2800 भाषाएं हैं, जिसमें 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से भी ज़्यादा है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया ही कि जो हिंदी है वो तृतीय स्थान पर संसार में विद्यमान है, जो बोलने वालों की संख्या के आधार पर। इसके बोलने वालों की संख्या
संख्या 30 करोड़ के आसपास है। तो आप देख ही सकते हैं कि 30 करोड़ जो जनता है, इसके आसपास की जो संख्या है वो हिंदी का प्रयोग करती है। भारत के बाहर भी हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। जैसे कि हम विदेशों की बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे बर्मा है, लंका है, मॉरिशस है, ट्रिनिडाड है, फिजी है, मलाया है, सूरीनाम है, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका है। ये सभी जो देश हैं यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर भी बोली और लिखी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो क्षेत्र है और उसके साथ साथ हिंदी क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बोलने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है। वही बात करें तो हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही। आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी है वो बहुत पुराने समय से, जैसे कि हम जब बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत से जो भाषा निकली वो हमारी निकली पाली, फिर प्राकृत और जा करके अपभ्रंश और उसके बाद खड़ी बोली और फिर हमारी हिंदी। तो एक विकास की जो परंपरा है आप सभी देख सकते हैं कि वो प्राचीन काल से चलती आ रही है। जैसा कि भाषा जो है वो हमेशा जटिलता से सरलता की ओर आगे बढ़ती है, तो इस आधार पर जो हमारी हिंदी भी है वो अपना रूप धीरे धीरे कुछ शब्दों को जोड़ते हुए और कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली गई है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों जैसे आप जानते हैं वल्लभाचार्य हो, विट्ठलनाथ हो, रामानुज हो या रामानंद हो आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों को और मतों का प्रचार किया है। ठीक है, तो ये सभी जो दक्षिण भारत के जो आचार्य हैं इनका नाम आपको याद होना चाहिए, जिन्होंने हिंदी में ही अपनी रचना कह सकते हैं अपने सिद्धांतों को और अपने मतों का प्रचार प्रसार किया है। वहीं अहिंदी भाषी राज्यों के संत कवि जैसे आसाम के शंकर देव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, आप सभी इनका नाम जानते हैं, गुजरात के नरसिंह मेहता जी, बंगाल के चैतन्य इत्यादि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक जो व्यापक जो क्षेत्र है हिंदी का वो किस प्रकार से है। और केवल देखिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में वहाँ के जो रचनाकार थे, वहाँ के जो कह सकते हैं कि आचार्य थे, वे भी हिंदी का ही प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदी ज़्यादातर जनता समझती थी, बोलती थी। तो इस आधार पर भी उन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार हिंदी में किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक उनके मत और विचार पहुँच पाए। इस प्रकार से हिंदी जो है एक विस्तृत क्षेत्र को कह सकते हैं कि एक तरीके से उस विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बात करें तो हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। आप पाते भी है कि हिंदी में बहुत सारे विदेशी शब्द हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों को, शब्दों को, मुहावरों को और कहावतों को अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को क्या किया है, बहुत समृद्ध किया है। हिंदी एक जीवित भाषा है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसके कारण इसका व्यवहार भी देश के कोने कोने में हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समग्र रूप से हिंदी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करें कि हिंदी की विशेषताएं क्या है, तो हम पाएंगे कि जैसा कि हम अब बात करेंगे हिंदी की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। जैसे कि परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता हिंदी में है या हिंदी में नहीं है। तो कुछ विशेषताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। जैसे कि अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत जो है वो हमारी जननी है, हमारी माता है, और संस्कृत से ही भारत की सभी आर्य भाषाएं निकली है। हमारी हिंदी भी संस्कृत से ही निकली हुई है, ठीक है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कहते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया है। जैसे कि संस्कृत में बहुत सारे तत्सम के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में तत्सम के शब्द आपको इतने नहीं मिले। मतलब इतना ज़्यादा तत्सम के शब्दों का कह सकते उसी रूप में अनुकरण कह सकते हैं, अंधानुकरण हिंदी ने नहीं किया, बल्कि सरल शब्दों का रूप हिंदी ने लिया है। कह सकते हैं आपकी तद्भव रूप हिंदी ने ज़्यादा लिया है। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को भी ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसने देखिए बात करें तो पूरी तरीके से संस्कृत का अंधानुकरण तो नहीं किया है, पर संस्कृत वर्णमाला को,
उच्चारण को, ठीक है, अपनाया है और संस्कृत की अधिक ध्वनियों को भी हिंदी ने ग्रहण किया है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, संस्कृत वर्णमाला की, उच्चारण की और ध्वनि, ये 3 चीज़ों को अपनाया है हिंदी ने संस्कृत के अनुसार। वही बात करें संस्कृत वाङ्मय जो है वो देवनागरी लिपि में लिखित है। सभी संस्कृत का वाङ्मय जो भी साहित्य है जो भी है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना है। वही हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है, तो हिंदी की भी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। इसमें ध्वनि प्रति को स्वर और व्यंजन का क्रम बहुत वैज्ञानिक है, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी ध्वनि प्रतीकाएं हैं जैसे स्वर और व्यंजन आप पढ़ते हैं तो ये इसका जो क्रम है वो बहुत क्या है, वैज्ञानिक है। स्वरों में ह्रस्व स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं हैं, वहीं स्वरों की मात्राएं भी निश्चित है। तो आप जब इसकी वर्णमाला को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये सभी इसमें अलग अलग मात्राओं के रूप में, स्वरों की मात्राओं के रूप में निश्चित किए गए हैं। वही अल्प प्राण और महाप्राण की ध्वनियों के लिए भी अलग अलग लिपि चिन्ह है, ठीक है, जैसे कि क अल्प प्राण ध्वनि है, वही ख महाप्राण ध्वनि है, तो सबके लिए इन्होंने अलग अलग लिपि चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। लेकिन बात करें यदि हम रोमन लिपि की, यानी कि अंग्रेजी जो कि रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह कोई भी नहीं है, इसलिए के में एच मिलाते हैं, जब के एच ए लिखा जाता है तब बनता है ख। केवल ख के लिए रोमन लिपि में, यानी कि रोमन लिपि यानी अंग्रेजी भाषा में कोई अक्षर इस प्रकार से नहीं है। यह गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है, ठीक है, ये क्या है, गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें बाद में बना लिया गया है, जैसे कि क ख ग ज फ अ इत्यादि। इसमें 3 संयुक्त व्यंजन है जो कि आपको याद रखना है और ये बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हिंदी में कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, तो श, त्र और ज्ञ, ठीक है, ये तीनों जो है वो है हिंदी में 3 जो संयुक्त व्यंजन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, छ, त्र और ज्ञ। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखे गए कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है या कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको याद रखना है श, त्र और ज्ञ, ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, जैसे ड़, ढ, ठीक है। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। हिंदी में जाहिर सी बात है कि हम जो वर्ण लिखते हैं उसी को उसी रूप में उच्चारण करते हैं, या जो उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। किसकी? हमारी हिंदी की, कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह यहाँ पे इस भाषा में है। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त हैं, जैसे रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी भी है, यानी कैट, सी से भी CAT कैट। वही के भी है क के लिए, जैसे किन, KIN किन। वही क के लिए क्यू भी है, जैसे QUOTE कोट। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक प्रकार से मन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, कि कौन सा क है, मतलब सी वाला है कि के वाला है कि क्यू वाला, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से दो दो ध्वनियों का बोध नहीं होता है, जैसे रोमन लिपि में यू से अ और ऊ से बट, ठीक है, पुट, ये सभी रोमन लिपि में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो यू है, ठीक है, यू से अ और ऊ, बट, पुट, ये सभी लिखा जाता है। इसमें केवल उच्चारित ध्वनियाँ ही अंकित होती हैं, अनुच्चारित ध्वनियाँ नहीं। जैसे वॉक में अनुच्चारित ध्वनियाँ क्या है? एल, WAL के वॉक, ठीक है। ये जो रोमन लिपि में लिखा हुआ है वॉक, इसमें अनुच्चारित जो ध्वनि है, यानी कि एल का उच्चारण नहीं हो रहा, ये अनुच्चारित है, लेकिन तब भी लिखा जाता है ना। WAL के वॉक हम लिखते हैं पर बोलते नहीं है, इसका उच्चारण नहीं करती है, अनुच्चारित ध्वनि है एल, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। तो वस्तुतः हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी भी जाती है, इसलिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है, यहाँ पे बड़ा दिक्कत होता है कि वॉक है तो जाहिर सी बात है WAK लोग सोचेंगे, पर यहाँ पे WAL के है, जबकि एल का उच्चारण होता ही नहीं है, ठीक है। तो
इस प्रकार ये बहुत एक प्रकार से कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, कन्फ्यूज़न बनाती है, ठीक है। लेकिन हिंदी में इस प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या शंका की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है, और जिस प्रकार लिखी जाती है उसी प्रकार वो पढ़ी भी जाती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि इस कक्षा के माध्यम से आपको हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी का महत्व है और हिंदी की जो विशेषताएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पर आएंगे और देखेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी की क्रियाएं और बाकी की सारी महत्वपूर्ण व्याकरणिक चीज़ों को, ठीक है। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।